हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग सभी प्यारे बच्चों का वार्म वेलकम करता हूँ वाईटी एडिटोरियल क्लास में। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका ट्यूटर अमन बहल। और इस क्लास को लाया जाता है बिल्कुल बेसिक लेवल से आपकी इंग्लिश को रेडी करने के लिए। फिर चाहे कॉम्प्रिहेंशन हो, ग्रामर हो, वोकैब हो, हर पहलू, हर आस्पेक्ट इंग्लिश का आप यहाँ से तैयार करते हैं एग्ज़ाम्स के लिए। आज की क्लास जो बेस्ड है बड़े ही डिसअपॉइंट करने वाले और सैड वाले टॉपिक के ऊपर बेस्ड है। भारत में इतने गरीब और भूखे बच्चे आपको मिलेंगे कि अगर उनकी आबादी को जोड़ दिया जाए तो ब्राज़ील की पॉपुलेशन से ज़्यादा हो जाता है। अपने आप में ही बड़ा शर्मनाक सा आंकड़ा है ये, लेकिन जो सच है उसको हमें जानना चाहिए। इसी क्लास में इस चीज़ को अपने देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को अपने क्विज़ के साथ में। क्लास के अंत में इस क्विज़ को आपको ट्राई देनी है। 10 में से 10, 9 में से 9 आपको मार्क्स मिलें। दिस इज़ योर ऑब्जेक्टिव। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाएंगे। आइए लेक्चर को शुरू करें। कह रहा है जी एब्जेक्ट फेलियर। देखिए फेलियर समझते हैं आप नाकामयाबी को बोलते हैं। डिबैकल, सेटबैक, याद है ना, फियास्को, सभी इसके सिनोनिम्स हैं बड़ी नाकामयाबी के। और एब्जेक्ट आपके लिए नया वर्ड है। एब्जेक्ट का मतलब होता है एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी स्टेट या स्थिति या कंडीशन जो पूरी तरीके से होपलेस हो, मिजरेबल हो, जिसमें आपको कोई आशा की किरण, कोई सुधार की गुंजाइश ना दिखे। अगर एब्जेक्ट पॉवर्टी है तो ऐसी पॉवर्टी है, ऐसी गरीबी है जिसमें एक वक्त का खाना भी आपको ठीक से नसीब नहीं हो रहा। एब्जेक्ट फेलियर है तो ऐसा फेलियर है जिसमें सफलता की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बहुत खराब जो हार होती है उसको बोलते हैं एब्जेक्ट फेलियर। तो ये नया वर्ड है आपके लिए, क्लोज टेस्ट में बहुत काम आएगा। फेलियर और पॉवर्टी के साथ में इस वर्ड को जनरली अटैच किया जाता है। कह रहा है भारत ने भी ऐसा ही फेलियर दिखाया है न्यूट्रिशन के स्तर पे। बहुत ही एब्जेक्ट है, होपलेस है। कैसे है भाई ऐसा? कह रहा है जी इंडिया रैंक्स 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। कह रहा है भारत रैंक करता है 127 कंट्रीज में से 105वें स्थान पे। और किसमें? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सन 2024 के। ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स शायद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम बनाता है। अभी देखना आगे कौन बनाता है, इसमें लिखा होगा। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP इस इंडेक्स के सहारे आपको ये बताता है कि किस देश में खाने पीने की समस्याएं कितनी ज़्यादा हैं। अगर आप 127 में से 126वीं, 120वीं, 105वीं कंट्री हैं तो कहने का मतलब ये है कि आपके देश में लोग ठीक से खाना नहीं खा पा रहे हैं। कितने लोग हंग्री हैं, कितने बच्चे जो हैं मेल न्यूरिश्ड हैं, स्टंटेड हैं, हाइट नहीं बढ़ रही है उनकी। ये सब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आपको पता लगता है। इंडिया सब्जेक्ट है, रैंक्स इसकी वर्ब है। अपोस्ट्रोफी एस जो है गलत लगा हुआ है। एक्चुअली एडिटोरियल क्या रात में जैसे ही पब्लिश होता है 12:30 बजे मैं लग भी जाता हूँ, टीम भी लग जाती है एडिटोरियल को रेडी करवाने के लिए। तो रात में कुछ मिस्टेक्स द हिंदू की वेबसाइट पे रह जाती हैं जो सुबह के अखबार में वो सही कर देता है। ठीक है, तो इंडिया सब्जेक्ट बनना चाहिए, रैंक्स इसकी वर्ब बननी चाहिए। अपोस्ट्रोफी एस एक टाइपिंग मिस्टेक है जो रात में द हिंदू की वेबसाइट पे छपी हुई थी। चलिए आगे बढ़े, जल्दी से आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालेंगे। ज़्यादा आज वोकैब नहीं है, हैवी लाइट है ना। आर्टिकल भी आज का लाइट है। मोटे मोटे वर्ड जो भी आए हैं शुरू में एक साथ देख लो ताकि इसको स्मूथली पढ़ सको। और अभी से वीडियो को एक लाइक दे दो, एक शेयर दे दो। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी तरीके से यूज़फुल है, दूसरे बच्चों तक पहुँच सके, ये आपके शेयर से आप इंश्योर करते हैं। स्ट्रक्चर्ड वे में अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए डाउनलोड करें वाईटी ऐप को। आपकी अपनी ऐप है, कॉमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया गया है। ऐप पे आपको प्रीमियम क्वालिटी कोर्सेज मिलते हैं जो सिर्फ नाम भर के प्रीमियम है। बहुत ही कम फीस रहती है, अफोर्डेबल कोर्स रहते हैं सभी के लिए। जैसे कि राइटिंग का कोर्स जिसमें 50 आवर्स के अंदर आप लिखना सीख सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए इंग्लिश के अंदर। सारे एग्जाम्स के सारे फॉर्मेट्स इस कोर्स में कवर्ड हैं। छोटा सा पॉकेट क्रैश कोर्स है और दिवाली के मौके पे कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स चल रहे हैं। जरूर से जब तक ये डिस्काउंट्स हैं इनका फ़ायदा लेते रहना। 465 में आपको राइटिंग का कोर्स ऐप पे मिल जाएगा। इसी तरीके से आपको यूपीएससी का कोर्स भी मिलेगा जिसमें राइटिंग को एक स्टेप फर्दर ले जा सकते हैं आप सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। 1325 में ये कोर्स अवेलेबल है। दिवाली वाला कूपन लगा करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। बैंकिंग एसएससी के कोर्स भी अवेलेबल हैं जिसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर करवाया जाता है, कैसे आप एग्जाम को हैंडल करेंगे, बैंकिंग एसएससी प्रीलिम्स मेंस दोनों को। 2 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पर टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए वोकैब शीट थोड़ा सा मैं इसको कर दूं जूम इन। एब्जेक्ट पहला वर्ड तो वही है।
सबसे मिजरेबल और होपलेस कंडीशन होती है एब्जेक्ट कंडीशन। अगर कोई आदमी है एब्जेक्ट पॉवर्टी में, तो मैंने आपको बताया ना, सड़क किनारे रह रहा है, उसके पास खाने का कुछ उसको पता भी नहीं है, 2 घंटे बाद अगर भूख लगी तो क्या खाऊंगा, एब्जेक्ट पॉवर्टी। करेक्ट, डिस्पाइट बीइंग अ मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, इंडिया इज होम टू मिलियंस लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी आयरॉनिकली। कह रहा है जी, बावजूद होने के एक मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी, मल्टी ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना, 3 ट्रिलियन डॉलर की, 5 ट्रिलियन डॉलर की। कह रहा है ऐसा होने के बावजूद भारत आज भी होम है, घर है दसियों लाख लोगों का जो एब्जेक्ट पॉवर्टी में रहते हैं, और ये काम हो रहा है आयरॉनी के साथ में, यानी विडंबना है ये, है ना, ये एक समझ गए ना आप, उपहास की बात है। कहने को तो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, है ना, छाती फुला के हम बोलते हैं ना, लेकिन देश में लोगों की क्या हालत है, अगर आप गांव देहात में जाके देखें आपको थोड़ा दुख होगा। चलिए, इसको रैचेट, डिप्लोरेबल, मिजरेबल बोलते हैं। यूल सी द वर्ड एब्जेक्ट इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज नरिश। नरिश का मतलब होता है किसी को नर्चर करना, पालना पोसना, किसी को पोषण देना, हिंदी में बोलते हैं पोषण देना। और नरिश से ही वर्ड बनता है नरिश्ड, ऐसी चीज़ जिसको पोषण मिला हुआ है। जैसे अगर आपने बालों में तेल वेल लगाया है, खूब अच्छे से उसकी केयर की है, तो आपके नरिश्ड जो है हेयर है। स्किन आपकी नरिश्ड हो सकती है अगर आप उसको मॉइस्चराइज करते हैं, क्लीन करते हैं। और वहीं से ही वर्ड बनता है अंडर नरिश्ड, ऐसी चीज़ जिसको पूरा पोषण ना मिला हो। जैसे कोई बच्चा है बहुत कमज़ोर है, दैट पर्सन, दैट चाइल्ड इज़ अंडर नरिश्ड, है ना, ठीक से उसको खाना पोषण नहीं मिल रहा। तो नरिश, नरिश्ड एडजेक्टिव बना करके आप इसको यूज़ करते हैं। ट्रेड इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल टू नरिश द टाइज बिटवीन टू कंट्रीज़। व्यापार जो है बड़ा ही यूज़फुल जरिया होता है पोषण देने का, टाइज को, रिश्तों को दो कंट्रीज़ के बीच। चलिए, अगला वर्ड है टाउट। ये वर्ड कल की क्लास में आया था, आज फिर आ गया। मैंने आपको बताया था ना, उस सिनेमा हॉल के बाहर वो आदमी जो पहले टिकट ले लेता है 5, 7, 10, 15 एडवांस में, और फिर वो 100 रुपये की टिकट आपको 150, 200, 250 की देता है ताकि आपको लाइन में ना लगना पड़े। तो वो चिल्ला चिल्ला के बोलता है 1 का 2, 2 का 3, 3 का 5। आजकल नहीं होता है, पहले होता था, आप देखना पहले की मूवीज़ में। तो वो टाउट आदमी होता है जो चिल्ला चिल्ला के अपने आप को एडवर्टाइज़ करे, और इसीलिए वर्ब जो है टाउट बनाई गई है, किसी चीज़ को चिल्ला चिल्ला के मशहूरी करने के लिए, एडवर्टाइज़ करने के लिए। द कंपनी हैज़ बिन टाउटिंग इट्स न्यू कार एज अ ब्रेक थ्रू इन द ईवी स्पेस। कंपनी जो है चिल्ला चिल्ला के मशहूरी कर रही है अपनी कार की एक ब्रेक थ्रू के तौर पे, एक बड़ी कामयाबी के तौर पे, ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो है स्पेस में, है ना। चलिए, यू विल सी द वर्ड टाउट अगेन इन द आर्टिकल टुडे। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। देखिए, पर्टिनेंट का मतलब होता है हिंदी में संबंधित, रिलेटेड। जैसे इस क्लास में आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो ठीक है ना, आपकी इंग्लिश से पर्टिनेंट क्लास है ये, थोड़ा बहुत जीएस से रिलेटेड होगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश से, लेकिन मैथ से तो कोई कनेक्शन नहीं है इस क्लास का। इस क्लास को पढ़ के आप मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन जो है उसमें हेल्प आपको नहीं मिलेगी। तो ये क्लास मैथ से पर्टिनेंट नहीं है, रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड के लिए पर्टिनेंट नाम का वर्ड यूज होता है। ये एग्जाम्पल्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि दिमाग में आप इन वर्ड्स को प्रोसेस कर पाएँ। द मोस्ट पर्टिनेंट कंसर्न फॉर यूरोप टुडे इज़ एन एनर्जी क्राइसिस इन विंटर्स। सबसे ज़्यादा जो रिलेटेड कंसर्न है यूरोप का, वो आज है एनर्जी का क्राइसिस, कच्चे तेल की कमी विंटर्स के दौरान, यानी सर्दियों के दौरान। तो ये पुराना सेंटेंस है, आजकल तो इनका क्राइसिस चल रहा है, इजराइल क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, है ना, यही इनका सबसे बड़ा कंसर्न है। चलिए, पर्टिनेंट को जर्मेन, रेलेवेंट, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। यू विल सी द वर्ड पर्टिनेंट इन द आर्टिकल टुडे। लास्ट वर्ड है अपने पास रेजर्वॉयर। देखिए, रेजर्वॉयर होता है कोई भी स्टोरेज बड़ा सा, पानी का रेजर्वॉयर हुआ यानी वाटर बॉक्स की टंकी, ठीक है। कहीं अनाज का रेजर्वॉयर हुआ यानी अनाज की बड़ी बड़ी साइलोज, आपने देखी, पता नहीं देखी है कि नहीं देखी, आप कभी एफसीआई के गोडाउन में जाना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के खुले गोडाउन होते हैं, बड़े बड़े आपको साइलो मिलेंगे जहाँ पे अनाज जो है स्टोर करके रखा जाता है, बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं वाटर बॉक्स जैसी। तो रेजर्वॉयर आप समझ गए होंगे, स्टोरेज के लिए यूज़ किया जाता है। इंडिया स्मॉलर सिटीज़ आर अ रेजर्वॉयर ऑफ अनटैप्ड टैलेंट एंड पोटेंशियल। भारत के छोटे शहर भी एक स्टोरेज है, एक रेजर्वॉयर हैं ऐसे टैलेंट और पोटेंशियल संभावनाओं का जो अनटैप्ड है, जिसको अभी भी पहचाना नहीं गया है, जिसको अभी भी टैप नहीं किया गया है। टैप करना, किसी चीज़ का फ़ायदा लेना, उसको, है ना, यूज या यूटिलाइज करना।
चलिए, रिजर्वायर वर्ड यू विल सी इन द आर्टिकल टुडे। इससे जुड़ी एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको। पानी की टंकी को टेक्निकल लैंग्वेज में ESR बोला जाता है, जो वाटर बॉक्स की टंकी होती है। एलिवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर। एलिवेटेड यानी ऊंचाई पे, स्टोरेज रिजर्वायर आप समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल पे आएंगे। एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है, वही जो समरी मैंने शुरू में बताई थी आपको। इतने भूखे लोग हैं देश में, इतने गरीब लोग हैं, एब्जेक्ट पॉवर्टी में, ठीक से 2-3 वक्त का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, और इसका असर इनके शरीर पे दिखेगा आपको, इनके बच्चों के पे जो है दिखेगा। बच्चे स्टंटेड होंगे। स्टंटेड यानी जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही है। इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि उनकी पारिवारिक हाइट कम है, इसलिए नहीं बढ़ रही है क्योंकि बच्चे को खाना नहीं मिल रहा, उतना प्रोटीन ही नहीं मिल रहा कि बॉडी उसके लिए नई हाइट जो है पैदा कर सके, लंबा कर सके बच्चे को। तो ये कंडीशन आपको मिलेंगी इंडिया में वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के हिसाब से, जिसको भारत सरकार बड़े खुले मन के साथ में क्रिटिसाइज़ करती है और बोलती है गलत है। ठीक है, तो इस साल भी ये छपा है, इस साल भी सरकार बोलेगी ये गलत है, झूठा है, लेकिन जो है सो है, आपके सामने है। टोन है आज की बड़ी ही अलार्मिंग, अलार्म्ड है बहुत ही, है ना, आपको चेता रहा है। अलार्मिंग टोन में आपको समझ गए ना, किसी चीज़ के बारे में कंसर्न होकर के बताया जाता है कि कुछ एक्शन लेना चाहिए हमें, और साथ है क्रिटिकल, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है। शुरू करते हैं। द 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स और GHI suggests that India's undernourished population this year would effectively rank at the 7th most populous country in the world। कह रहे 2024 का जो इंडेक्स है ये सजेस्ट करता है इस बात को कि भारत की जो अंडर नरिश्ड पॉपुलेशन है, अंडर नरिश्ड यानी जो सही से जिसको पोषण ना मिला हो, जो गरीब हो, कमज़ोर हो, शरीर में जिसके कुछ कमियां हो, कह रहा भारत की जो भूखी आबादी है इस साल की, वो इफ़ेक्टिवली रैंक कर सकती है, स्थान ले सकती है 7वां। और कैसे? दुनिया की 7वीं सबसे ज़्यादा पॉपुलस यानी आबादी वाली कंट्री के तौर पे। तो भारत के समझ में आई मेरी बात? भारत के गरीब लोगों को या भूखे लोगों को इफेक्टिवली इकट्ठा कर दिया जाए और उनका देश बना दिया जाए तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ी आबादी का देश बन जाएगा। कह रहा है जी, विद डैश लगा के, रफली द पॉपुलेशन ऑफ ब्राज़ील आर स्टैगरिंग 200 मिलियन पीपल। कह रहा है ये रफली पॉपुलेशन है ब्राज़ील की, कह रहा है, और ये है स्टैगर कर देने वाली, हैरान कर देने वाली 200 मिलियन पीपल यानी 20 करोड़ लोग। ठीक है, समझ में आ गया सेंटेंस? ज़्यादा मुश्किल तो होगा नहीं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स सब्जेक्ट है, सजेस्ट इसकी वर्ब है, पॉपुलेशन की वर्ब है वुड रैंक। अंडर नरिश्ड मैंने आपको समझा दिया, मेल नरिश्ड बोलते हैं इसको। अंडर नरिश्ड और मेल नरिश्ड एक ही बात है। स्टैगर कर देने वाली हर वो चीज़ है जो आपको हैरान कर दे, जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर कर दे। कई बार ऐसे आपने फिल्मों में देखा होगा ना, किसी को बुरी खबर मिली और वो आदमी जो है लड़खड़ा गया, खड़े खड़े जो है उसका दिल बैठ गया। तो स्टैगर करना नहीं, लड़खड़ाना, और हर वो चीज़ स्टैगरिंग है जो इतनी ज़्यादा हैरानी अचंभे से भरी हो, जो आपको लड़खड़ाने पे मजबूर करे। स्टैगरिंग 200 मिलियन पीपल यानी हैरानी की बात है, 20 करोड़ लोग भारत में। चलिए अब 2-3 वर्ड्स हैं देखने वाले मोटे मोटे। पहला वर्ड है पॉपुलस। पॉपुलस यानी जो आबादी से भरा हो, क्राउडेड हो, है ना। पॉपुलस कंट्री यानी आबादी वाली कंट्री। पॉपुलस सिटी यानी ऐसी सिटी जिसमें लोग बहुत सारे रहते हैं। ये पॉपुलस वर्ड को पॉपुलर नाम के वर्ड से अलग रखना। पॉपुलर का मतलब होता है जी जो नामी हो, जाना माना हो, फेमस हो। समझ पा रहे हो ना, रिनाउन हो। हालांकि पॉपुलर आप नोटोरियस को भी बोल सकते हैं। नोटोरियस यानी बदनाम। बदनाम आदमी भी तो पॉपुलर ही होता है ना, गलत तरीके से हो। वो कहते हैं ना, नाम तो हुआ चाहे बदनाम ही सही। तो नोटोरियस, रिनॉन एक दूसरे के उल्टे हैं। रिनॉन यानी जाना माना, नोटोरियस यानी बदनाम, लेकिन ये दोनों भी पॉपुलर के सिनोनिम्स हैं। तो पॉपुलस एंड पॉपुलर दोनों अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना, अलग अलग जगह यूज़ होंगे। दूसरा जो वर्ड है अंडर नरिश्ड। देखिए अंडर नरिश्ड के लिए एक वर्ड है इमैसिपेट, एक वर्ब होती है। इमैसिपेट का मतलब होता है खाना ना खाने की वजह से कमज़ोर होते जाना। इफ़ यू हैव बिन इमैसिपेटिंग, तो मैं आपको डॉक्टर के लेकर के जाऊंगा और डॉक्टर से पूछूंगा कि ये लड़का लड़की खाना खा रहा है लेकिन ये पतला क्यों है, ये खाना नहीं खा पा रहा है, क्यों नहीं खा पा रहा। समझ गए? तो इमैसिएट यानी टू गेट लीन, टू गेट वीक। समझ गए? लेकिन दूसरी वर्ड है इमेंसिपेट, इसमें एक एन एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक पी भी एक्स्ट्रा लगा हुआ है, देख लेना स्पेलिंग भी।
इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी को बंधनों से आज़ाद करना, टू लिबरेट और फ्री समवन। ठीक है, तो इमेंसिपेटेड हो गया कमज़ोर आदमी, इमेंसिएटेड, और इमेंसिपेटेड हो गया आज़ाद आदमी। अगर एडजेक्टिव बनाओ तो ईडी लगा दो, ना वर्ब बनाओ तो बिना ईडी के लिख सकते हो। चलिए, दोनों अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखना, स्पेलिंग्स भी अलग हैं, और ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। जब आप खुद मेहनत कर लोगे लास्ट में आपको ऐसी चीज़ों के ऊपर आपका ध्यान जाएगा जो बिल्कुल बेसिक लेवल से यहीं आपको मिल जाती है पक्की पकाई। बढ़े आगे, चलो आज से क्विज में मैंने पूछी है इमेंसिएट और इमेंसिपेट। आगे कह रहा है जी, इन स्टार्क टर्म्स दिस इज अबाउट 14% ऑफ इंडियाज एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन। कह रहा है अगर स्टार्क टर्म्स में बात करें, स्टार्क का मतलब होता है क्लियर और एक्सट्रीम। कोई बात ऐसी होती है जो बहुत साफ और आपको चुभ जाए तो वो बात बड़ी स्टार्क होगी, आपके लिए बहुत एक्सट्रीम होगी और बहुत हार्श होगी। कह रहा है अगर क्लियर और हार्श टर्म्स में बात करें, कड़े वचनों में बात करें, तो ये लगभग भारत की 14% की आबादी है, इंडिया की पॉपुलेशन है। कह रहा था 2024 GHI विच इज़ द रिपोर्ट्स 19th एडिशन कंसीडर्स कॉम्प्रिहेंसिव सेट्स ऑफ डेटा इन इट्स फाइंडिंग्स। कह रहा है ये GHI बना कैसे है। 2024 का जो GHI है, जो कि इस रिपोर्ट का 19वां एडिशन है, मतलब 19वां, 18 पहले आ चुके हैं, 19वीं बार इसको ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश किया गया इस साल। कह रहा है ये कंसीडर करता है बहुत ही डिटेल्ड सेट्स ऑफ डेटा को अपनी फाइंडिंग्स में। ये जो भी इंडेक्स बनाते हैं उसमें डेटा डलता है सरकारों का ही, भारत सरकार के डेटा को लेके ही इंडेक्स बनाया गया है। हमारे डेटा को पाकिस्तान की सरकार के, USA की गवर्नमेंट के, है ना, म्यांमार, ब्राज़ील की गवर्नमेंट से कंपेयर करके हमें रैंकिंग मिली है। तो इसको आप ऐसे जब बोलते हैं कि ये गलत डेटा है, तो फिर हमारी सरकार से यही सवाल पूछना चाहिए कि आप ही के डेटा पे तो बनाया गया इस इंडेक्स को, है ना। चलिए, GHI की वर्ब है कंसीडर्स, विच की वर्ब है हैज। कह रहा है इन इंडियाज केस इट कंसीडर्स द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और SRS स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स। कह रहा है भारत के केस में ये सरकारी एक रिपोर्ट छपती है SRS, इसी को कंसीडर करता है, इसी के आधार पे बनाया जाता है। दैट द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन पब्लिशेज एनुअली, जिसको हमारी ये मिनिस्ट्री जो है, सांख्यिकी विभाग जिसको बोलते हैं, ये पब्लिश करता है हर साल। तो इसी डेटा को लेकर के ही इस इंडेक्स को बनाया गया है। भारत का डेटा इस इंडेक्स से, सरकारी डेटा से निकाला गया है। कह रहे हैं विच प्रोवाइड डेटा सच एज ऑन बर्ड्स, डेथ्स, इन्फेंट्स एंड मैटरनल मोर्टेलिटी। कह रहा है ये वो इंडेक्स है जो प्रोवाइड करता है इन सारे डेटास को, जो है बच्चों के जन्म का, डेथ का, इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी का। इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी जो बच्चों की डेथ हो रही है 5 साल से पहले। इन्फेंट्स कब तक होते हैं, जब आप 2-3 साल 4 साल के होते हो तो इन्फेंट होते हो। तो कोई बच्चा 6 महीने में, कोई 1 साल में, कोई 3 साल में किस किस बीमारी से मरा। मैटरनल मोर्टेलिटी यानी माँओं की जन्म देते हुए जब मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, दैट इज कॉल्ड मैटरनल मोर्टेलिटी। तो ये सारे डेटा जो है आपको इस SRS रिपोर्ट में मिलेंगे। और कह रहे हैं जी बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड नीति आयोग। और ये डेटा बना हुआ है हमारे सरकार की WCD डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री से, महिला और बाल कल्याण विभाग से, मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और नीति आयोग से। तो ये डेटा जो है इस इंडेक्स में हमने ही बनाया है, हमारी सरकार का डेटा है जिसको इंडेक्स में डाला गया है। इट की वर्ब है कंसीडर्स, मिनिस्ट्री की वर्ब है पब्लिशेस, विच आया है इस रिपोर्ट्स के लिए, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स के लिए विच, और विच की वर्ब है प्रोवाइड। ठीक है, ये रिपोर्ट्स जो हैं SRS की, ये प्रोवाइड करती हैं इन सारे डेटास को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोइंसिडेंटली पिछले 2-2.5 साल से मैं भी इसी प्रोजेक्ट पे लगा हुआ हूँ, महिला बाल कल्याण विभाग के साथ मिल करके, है ना, उनकी ऑडिट करते हुए, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट भी शामिल है। और मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से बता सकता हूँ कि ये जो डेटा आप देख रहे हो ना SRS में, जिसको देख करके हमें शर्म आनी चाहिए, ग्लोबल इंडेक्स हमारे कितने बुरे हैं, ये डेटा भी अंडर रिपोर्टेड है। मतलब गांव में जाकर के जब हम सर्वे करते हैं डॉक्टर को साथ में लेकर के, तो 10 अंडर नरिश्ड बच्चों के सामने सरकार 4 या 5 को ही रजिस्टर करती है। जैसे वो पुलिस में नहीं देखते आप, FIR तो बहुत होती हैं लेकिन दर्ज आधी की जाती हैं। पुलिस वाले जो FIR लिखने से डरते हैं, वो उनको लगता है कि क्राइम ज़्यादा दिखेगा इसलिए FIR लिखो ही मत। वैसे ही इस डेटा में भी अंडर रिपोर्टिंग बहुत बड़े स्केल पे हमने देखी है।
एक्चुअली अगर देखा जाए तो सिचुएशन बहुत ख़राब है ना, इससे भी ख़राब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करें इन 2024 द स्कोर कार्ड फॉर द 127 नेशंस एनालाइज्ड रेंजेस फ्रॉम लो टू एक्सट्रीमली अलार्मिंग। करें 2024 में जो स्कोर कार्ड है इन्हीं 127 देशों का, इसने एनालाइज किया इन सारी रेंजेस को, लो से लेकर के एक्सट्रीमली अलार्मिंग तक। जहाँ पे लो अंडर नरिशमेंट है, यहाँ पे मतलब ये है कि बहुत कम बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं, और एक्सट्रीमली अलार्मिंग का मतलब है जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ बच्चे कमज़ोर हैं। तो ऐसे इन्होंने रेंज बताई किस रेंज में कौन सी कंट्री आती है। कह रहे वाइल इंडिया इज रैंक्ड सीरियस, रैंक 105 एंड स्कोर 27.3, इट माइट एज वेल बी कंसिडर्ड एक्सट्रीमली अलार्मिंग। कह रहे जहाँ इस इंडेक्स में इंडिया को सीरियस बताया गया है, बिल लो, फिर मिडल, फिर हाई, फिर सीरियस, फिर एक्सट्रीमली अलार्मिंग, तो हमें 5वें गियर में तो नहीं डाला हुआ, सबसे नीचे वाले गियर में, चौथे गियर में रखा गया है, सीरियस वाले में। कह रहा है जहाँ ऐसा है वहीं ये कंसीडर जरूर किया जा सकता है एक्सट्रीमली अलार्मिंग, सबसे खराब सिचुएशन वाला भी। और कब किया जाएगा? इफ़ वन कंसीडर्स वेरियस अदर रेलिवेंट फैक्टर्स, अगर आप दूसरे कई फैक्टर्स को भी कंसीडर करने लगे। तो इस इंडेक्स के हिसाब से हम चौथे गियर में हैं, नीचे से अगर सबसे बुरी जो खराब दशा में 5वें नंबर की कंट्रीज़ हैं उनको एक पायदान उनसे हम ऊपर हैं, लेकिन अगर पूरी सिचुएशन देखो तो हम 5वें पायदान पे ही आपको मिलेंगे। इंडिया की वर्ब इज रैंक्ड, 8 की वर्ब है माइट बी कंसीडर्ड, 1 की वर्ब है कंसीडर्स। चलो मैं आपको क्लास के लास्ट में बताऊंगा रीजंस भी क्या हैं। भारत में ऐसा नहीं है गाँवों में खाना नहीं है, खाना भी है, लेकिन रीजंस क्या हैं, कुछ फूड ऐसी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे बच्चे कमज़ोर रहते हैं। लास्ट में बताऊंगा, अभी क्लास पूरी करते हैं। करें इट ऑल्सो इस्टेब्लिशेस द एब्जेक्ट एंड सिस्टमिक फेलियर बाय द इंडियन स्टेट टू एड्रेस द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन नीड्स। साथ ही साथ ये चीज़ इस्टेब्लिश करती है, पुख्ता करती है उस एब्जेक्ट और सिस्टमिक फेलियर की, हमारे सिस्टम के उस खराब फेलियर की, नाकामयाबी की, जो है इंडियन स्टेट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा, भारत एक राज्य की तरह जो है एड्रेस करने का सबसे बेसिक ह्यूमन नीड्स को। और बेसिक ह्यूमन नीड्स कौन सी एड्रेस नहीं हो रही? ऑफ एडिक्वेट फूड एंड न्यूट्रिशन दैट आर एसेंशियल टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द मच टाउटेड डेमोग्राफिक डिविडेंड। ये नीड है एडिक्वेट फूड और न्यूट्रिशन की, खाने की और पोषण की, जो ज़रूरी हैं रीप करने के लिए, उठाने के लिए, काटने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए, इस बेनिफिट्स को, इस जो है सभी फ़ायदों को, मुनाफों को, जो है बहुत ज़्यादा टाउट किए गए, एडवर्टाइज़ किए गए डेमोग्राफिक डिविडेंड का। आपको कई चीज़ें इसमें अजीब लग रही होंगी, ये क्या है रीप द बेनिफिट, है ना, डेमोग्राफिक डिविडेंड। सेंटेंस को समझो, अगर आप इस पूरे डेटा को देखें तो इससे एक बात पता लगती है कि भारत ऐसे एज ए स्टेट, भारत एज ए कंट्री बहुत बुरे से नाकामयाब रहा है लोगों की एक बेसिक नीड को पूरा करने में, और ये नीड है खाने की और पोषण की। कह रहा है ये वही दो चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड नाम की इस चीज़ के फ़ायदे को उठाने के लिए, रीप करने के लिए, इसके बेनिफिट को। रीप का मतलब होता है इसे फसल काटते हैं ना, पहले फसल उगाएंगे फिर फसल को काटेंगे, फ़ायदा उठाएंगे उसका। वैसे इन बेनिफिट्स की फसल कब कटेगी? जब रीप द बेनिफिट करेंगे। और डेमोग्राफिक डिविडेंड ये कुछ भी नहीं है, इसका मतलब होता है आपके देश की यंग वर्कफोर्स, यंग वर्कफोर्स ऑफ अ कंट्री। जिस कंट्री में जितने ज़्यादा यंग वर्कफोर्स होगी उसमें उतनी ही पोटेंशियल होगी, क्योंकि जवान आदमी काम कर सकता है। भारत में ऐसा कहा जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा है, यंग लोग बहुत हैं, जितना मर्जी काम करो, देश को आगे बढ़वाओ। लेकिन जब ये यंग लोग भूखे हैं, कमज़ोर हैं, खाना नहीं मिलता है, तो कैसे इसके बेनिफिट्स आप रीप करोगे? ये यंग पीपल को आपको पोषण देना चाहिए। अब मेरे ख्याल से सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए, इट की वर्ब है एस्टैब्लिशेस, दैट आया है फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए, दैट की वर्ब है आर। रीप द बेनिफिट्स करना, किसी चीज़ के मुनाफे की फसल को काटना। टाउटेड यानी एडवर्टाइज्ड, ये वही डेमोग्राफिक डिविडेंड है जिसको हमारी सरकार चिल्ला चिल्ला के पूरी दुनिया में एडवर्टाइज़ करती है कि हमारे देश में आओ, यहाँ फैक्ट्री लगाओ, है ना, एप्पल भी आएगा, सैमसंग भी आएगा। कह रहे जी इंडिया वॉज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी एट 6.8% इन FY24। भारत दुनिया की सबसे तेज़ ग्रो करने वाली इकॉनमी थी 2024 में 6.8% पे, विद एन एस्टिमेटेड GDP ऑफ ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन।
4 ट्रिलियन की एस्टिमेटेड जीडीपी के साथ, रैंकिंग 5th ग्लोबली, पूरी दुनिया में 5वें पायदान पे। हमसे ऊपर 3-4 ही कंट्रीज हैं हमसे अच्छी इकॉनमीज वाली, है ना, जैसे यूएस है, चाइना है, ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है। तो इसी तरीके से हमारे ऊपर 3-4 है और 5वें नंबर पे हम आते हैं। कह रहा है जी, हाउ एवर इट्स पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,485 इन FY24 was less than a fourth of the global average of $13,920 इन FY22। कह रहा है लेकिन हमारी जो पर कैपिटा इनकम है 2024 में वो 1/4 से भी कम थी, 1/4 या 25% से भी कम थी, जो पूरी दुनिया की एवरेज पर कैपिटा है $13,920 की 2022 में, इंडिकेटिंग द वाइड इनकम इनइक्वालिटी दैट वुड रिजल्ट इन वास्टली वेरिड डिस्पोजेबल इनकम्स। और ये चीज़ है इंडिकेट करते हुए बहुत बड़े स्केल पे इनकम की इनइक्वालिटी को, इनकम में असमानता को, जो रिजल्ट इन होती है या रिजल्ट इन होगी बहुत बड़े स्केल पे वास्टली वेरिड डिस्पोजेबल इनकम्स में, अलग अलग डिस्पोजेबल इनकम्स में। वेरिड यानी जिसमें वेरिएशन हो, डिस्पोजेबल इनकम यानी वो पैसा जो आप खर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी में से कट कटा के आपको 20,000 रुपये मिले, तो यही आपकी डिस्पोजेबल इनकम है ना। 20,000 रुपये जो आपकी इनकम आई सब कट कटा के आपने घर का अपना जो है रेंट भी दे दिया, गाड़ी की EMI दे दी, जो भी काम आप छोटा मोटा कर रहे हो, तो डिस्पोजेबल इनकम आपकी वो कहलाती है। सेंटेंस थोड़े लंबे हैं लेकिन मीनिंग निकाल लिया आपने छोटे छोटे पीस करके, और साथ में इनकी मैं अंदर का आपको इंटेंट भी बता रहा हूँ ये क्या कहना चाह रहा है। भाई हम वैसे तो दुनिया में 4-5वें स्थान पे रैंक पे आते हैं इकॉनमी के हिसाब से, लेकिन ये बिल्कुल वैसा है। एग्जाम्पल के लिए समझो, आपके पड़ोस में एक घर है जिसमें 50 लोग रहते हैं और सभी लोग रोज़ का 100 रुपया कमाते हैं। और कितने हो गए इनके घर की रोज़ की इनकम कितनी होगी? 5,000 रुपये। और आप अपने घर में 2 मियाँ बीवी हैं और आपकी रोज़ की इनकम है 2,000 रुपये। तो आपके पड़ोस वाले आपको रोज़ सुनाएं या दिखाएं कि देखो हम तुमसे अमीर हैं। अरे तुम 50 लोग मिलके 100 रुपये कमाते हो, 5,000 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं, तुम्हारा गुजारा भी नहीं होता उसमें। हम 2 ही लोग हैं और हमारी 2,500 रुपये रोज़ की इनकम है, हम तुमसे 25 गुना ज़्यादा अमीर है अगर आप एब्सोल्यूट टर्म्स में, पर कैपिटा टर्म्स में देखें, पर कैपिटा टर्म्स, है ना। तो यही पर कैपिटा है। पर कैपिटा के मामले में हम सबसे फिसड्डी हैं, लेकिन आबादी इतनी है कि सबका जोड़ दो तो वो दुनिया में 4-5वें पे आ जाता है, ठीक है ना। तो ये हमारा पेच है। सारा जो जोड़ने के हिसाब से तो हम बहुत अमीर हैं, लेकिन हर आदमी के हिस्से क्या आया? बहुत कम आता है। कहने का मतलब ये। चलिए, पर कैपिटा इनकम आप समझ गए होंगे, हर आदमी की एवरेज इनकम, इसकी वो वॉस। अ फोर्थ यानी 1/4 यानी 1/4। याद रखना, अ या 1 से बनने वाले हर फ्रैक्शन को सिंगुलर रखा जाता है। अ फोर्थ लिखा है यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे 3 लिखा होता, 3/4, तो फिर 3/4 लिखना पड़ता। मान लीजिए यहाँ पे 3/4 लिखना होता तो 3/4 लिखा जाता। अ जब भी लग जाए, 1 जब भी लग जाए, फ्रैक्शंस को सिंगुलर रखो। अ के अलावा 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी लग जाए, आप फ्रैक्शंस को हमेशा प्लूरल रखो, ठीक है। 5/7 लिखा होता मान लो, तो 5/7 लिखना पड़ेगा, 5/7 पीछे एस आपको लगाना पड़ेगा। डिस्पोजेबल इनकम मैंने आपको बता दी, जो आप खर्च कर सकते हैं। कह रहा है जी, दिस इज पर्टिनेंट एज फूड इन्फ्लेशन मोर देन डबल्ड बिटवीन FY22 एंड 24। कह रहा है ये बहुत रिलेटेड बात कर रहे हैं हम, बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं इसी चीज़ से, क्योंकि फूड इन्फ्लेशन दुगने से भी ज़्यादा हो गया 2 सालों में, 22 से 24 के बीच, फ्रॉम 3.8% टू 7.5%। पहले इतना हुआ करता था, अब इतना हो गया। पर्टिनेंट यानी रेलिवेंट, जर्मेन भी बोलते हैं इसको, एप्लीकेबल भी बोलते हैं। फूड इन्फ्लेशन यानी खाने पीने की चीज़ों में महंगाई, पहले इतनी होती थी साल दर साल, अब इतनी हो गई है साल दर साल। अफेक्टिंग द पुअर, गरीब लोगों को अफेक्ट करते हुए, प्रभावित करते हुए। कह रहे जी, इवन एज द इकोनॉमिक सर्वे फॉर 23-24 ब्लेम्स दिस ऑन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, लो रिजर्वोयर लेवल्स एंड डैमेज्ड क्रॉप्स अफेक्टिंग फार्म आउटपुट, इंडिया रिकॉर्डेड वन ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन। अब ये सरकार की पोल खोल रहा है। कह रहा है जी, यहाँ एक तरफ इवन एज का मतलब होता है जहाँ एक तरफ, है ना, एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड, ऐसा अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं। कह रहा है जहाँ एक तरफ इवन एज, जो सरकार का इकोनॉमिक सर्वे है पिछले साल का 23-24 का, वो फूड इन्फ्लेशन को ब्लेम करता है, ब्लेम्स दिस, और किस चीज़ पे?
इन सभी चीज़ों पे, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स पे, कहीं सूखा आ जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, वेदर बहुत एक्सट्रीम हो जाना, लो रिजर्वायर लेवल्स पे, पानी के लेवल्स जो है रिजर्वायर्स बहुत कम है, तालाबों में पानी स्टोरेज में कम आ रहा है, और डैमेज क्रॉप्स पे, है ना। हमारा सरकारी सर्वे कहते हैं कि इस वजह से देश में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, कह रहा, और ये अफेक्ट करते हुए फार्म आउटपुट को, खेती से होने वाली उपज को, कह रहा है। सरकार की पोल खोलते हुए बता रहा है वहीं पे इंडिया ने रिकॉर्ड किया था आज तक के इतिहास में अपने हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन को, जो थी 332 मिलियन टन्स इन 2023-24। आप कह रहे हो हमारे फार्म आउटपुट जो है बड़े ख़राब हो गए, बारिश आ गई, है ना, अकाल पड़ गया, पानी नहीं था, इस वजह से महंगा हो गया फूड। तो ठीक है बात आपकी, लेकिन ये बात आप भूल गए, जो आपने 23-24 में उगाया था वो आपने इतिहास में सबसे ज़्यादा उगाया है। इससे ज़्यादा उपज आपने इतिहास में कभी नहीं की। हाईएस्ट लेवल ऑफ फूड प्रोडक्शन आप कर चुके हो। तो ये सब चीज़ें मान लो नहीं होती तो और ज़्यादा उगा लेते आप। फूड इन्फ्लेशन के लिए तो आपको कुछ और कदम उठाने होंगे, ये आप सिर्फ बहाना दे रहे हो। समझ गए। इकोनॉमिक सर्वे की वर्ब है ब्लेम्स, इंडिया की वर्ब है रिकॉर्डेड। वन ऑफ के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन का इस्तेमाल किया जाता है। वन ऑफ इट्स हाईएस्ट लेवल्स है ना, एस लगा हुआ है, लेवल्स ऑफ फूड प्रोडक्शन। कह रहा दिस वॉज लार्जली ड्यू टू बम्पर क्रॉप्स एंड राइस एंड वीट्स। और कह रहा है ये मोटे तौर पे था, इतना बड़ा जो उपज हुआ राइस और वीट की बम्पर क्रॉप की वजह से, गेहूं और चावल की बड़ी उपज की वजह से। दो पल्सेज एंड वेजिटेबल्स वर अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। हालांकि जो दालें और सब्जियां हैं वो ज़रूर अफेक्टेड रहे, प्रभावित रहे बाढ़ और सूखे की वजह से, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से। चलो सिंपल सेंटेंस है, ज़्यादा कुछ समझाने वाला है नहीं। कह रहा है बट दीज नंबर्स व्हेन रेड विद इंडियाज इन्फेंट मोर्टेलिटी 26 per 1000 births in 2022 while the global average was 28, and child stunting rates, wasting rates of 35% and 18.7% respectively are revealing। कह रहा है अगर इस पूरी चीज़ को आप इन आंकड़ों से जोड़ दें, दीज नंबर्स, ये सारे नंबर्स आपको जो हमने ऊपर बताए, कह रहा है अगर जब इनको रीड विद करें, साथ में पढ़ें, भारत में बच्चों के मरने की दर पे, इन्फेंट मोर्टेलिटी पे, और ये कितनी है, 1000 लाइव बर्थ्स में से 26 की डेथ हो जाती है। 1000 बच्चों का जब जन्म होता है तो 26 बच्चे जन्म की प्रोसेस में मारे जाते हैं, या जन्म होने के बिल्कुल बाद 24 घंटे में मारे जाते हैं। नियोनेटल मोर्टेलिटी बोलते हैं उसको। जबकि ग्लोबल एवरेज 28 है, पूरी दुनिया में 28 है। अमेरिका जैसे देशों में 4 या 5 है, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर आपको 2 या 3 मिलेगी, हमारे देश में 26 है। कह रहे जब इस पूरे आंकड़े को, महंगाई के आंकड़े को आप बच्चों के मरने की दर से जोड़ते हैं और चाइल्ड में स्टंटिंग और वेस्टिंग रेट से जोड़ते हैं, चाइल्ड कितने स्टंटेड यानी हाइट कम है, और वेस्टिंग यानी बहुत कमज़ोर है शरीर से, ये है 35% और 18% क्रमशः। कह रहा है ये चीज़ बड़ी रिवीलिंग होती है, खुलासा करने वाली होती है, आपको चीज़ें समझ में आती है। समझ गए। बच्चे की डेथ कब होती है जन्म के वक्त, पता है आपको? अगर माँ ने ठीक से खाना ना खाया हो, उसको आयरन फॉलिक एसिड ना मिला हो, सही जो है मात्रा में फैट्स, न्यूट्रिशन, है ना, ये जो प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं ना मिले हो, वो बच्चा प्रोसेस, जन्म की प्रोसेस के अंदर जो है जनरली उसकी डेथ हो जाती है। माँ से ही मिलता है उसको न्यूट्रिशन। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी यही बताती है कि ना खिलाने के लिए आपके पास था माँ को, इस वजह से बच्चे की डेथ हुई। जितना ये नंबर हाई है उतने ही देश के अंदर गरीबी और भूख आपको दिखेगी। चलिए नंबर्स की वर्ब है आर। दीज नंबर्स आर रिवीलिंग, ग्लोबल एवरेज की वर्ब है वॉस। कह रहे दे पॉइंट टू अ फेलियर ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर एंड सेफ्टी नेट सिस्टम्स। ये दोनों चीज़ें पॉइंट करती हैं एक फेलियर की तरफ, भारत के हेल्थ केयर और सेफ्टी नेट सिस्टम का, एंड द डिनायल टू एड्रेस व्हाट इज़ एपरेंट, और उस डिनायल की तरफ, उस डिनाई करना यानी किसी चीज़ को मना कर देना, रिफ्यूज़ कर देना। तो जो भारत जो है मना करता है, रिफ्यूज़ करता है इन चीज़ों को एड्रेस करने का, संबोधित करने का, व्हाट इज़ एपरेंट, जो चीज़ हमारे सामने साफ है। तो यही दो चीज़ें हमें इससे पता लगती हैं, है ना। एक तो हमारा भारत का जो हेल्थ केयर और सेफ्टी नेट सिस्टम है बहुत ख़राब है, फेलियर है उसका, और दूसरा भारत सरकार भी तैयार नहीं है अपनी गलती मानने को और उस पर काम करने को, डिनाई करती है एड्रेस करने को जो चीज़ हमारे सामने एपरेंट या साफ है। और वो कौन कौन सी चीज़ है, नेमली क्लाइमेट चेंज। कह रहा है जी अगर नाम लेकर के बताएं, एक एक करके बताएं, तो एक तो है क्लाइमेट चेंज, दैट हैज़ ऑलरेडी बिगन टू कास्ट अ लॉन्ग शेडो ऑन इंडियाज़ फूड सिक्योरिटी, जो शुरू हो चुका है पहले से ही
एक लंबी काली परछाई डालना, कास्ट अ लॉन्ग शेडो करना या बैडली अफेक्ट करना भारत की फूड सिक्योरिटी को, लोगों के खाद्य सुरक्षा को। क्लाइमेट चेंज से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, बाढ़, सूखा पड़ेगा तो किसी एरिया में फसलें ना भी हों जिससे लोग भूखे मरने लगें। इस चीज़ को भारत को एड्रेस करना पड़ेगा और पहले इसको डिनाई करना, मना करना होगा ना। भारत अभी तक तो डिनाई कर रहा है, कुछ क्लाइमेट चेंज हमारे यहाँ होता ही नहीं। दे की वर्ब है पॉइंट, दे आया इन फिगर्स के लिए। वट की वर्ब है इज, एपरेंट यानी क्लियर हो, साफ हो, है ना आपके सामने। क्लाइमेट चेंज, दैट आया क्लाइमेट चेंज के लिए, दैट की वर्ब है हैज़ बिगन। कास्ट अ लॉन्ग शेडो, इसको हिंदी में बोलते हैं काली परछाई डालना या किसी को बुरे तरीके से प्रभावित करना, है ना। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। इजी था आर्टिकल पढ़ने में। अब मैंने जो सर्वेज किए हैं, अभी तक ऑडिट चल रही है मेरी टीम के साथ, हमें अभी तक यही पता लगा, गुजरात का बता रहा हूँ स्पेशली आपको, राजस्थान गुजरात दोनों का, लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट अच्छे से ले सकें। वेजिटेरियन डाइट थोड़ी महंगी होगी अगर आपको बैलेंस चाहिए तो, उसमें सब्जियां भी हो, फ्रूट भी हो, है ना, मिल्क भी हो, एडिक्वेट पल्सेस और ये सब आपके, है ना, अनाज वगैरह हो। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है इन एरियाज़ में कि ढंग से वेजिटेरियन डाइट के लिए पैसा निकाल सकें अपने बच्चों के लिए, औरतों के लिए। और कल्चरल जो है इनका इंक्लिनेशन ऐसा है लोगों का इस तरफ का कि यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन डाइट्स और एग्स को अवॉइड किया जाता है। तो एक बिल्कुल समझ गए ना, बिल्कुल मझधार में फंसे हैं बच्चे। माँ बाप उनको नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाने देंगे क्योंकि वो खुद भी नहीं खाते हैं, एग्स भी नहीं खाने देंगे इनफैक्ट। और वेजिटेरियन डाइट जो बैलेंस्ड है, जिसके लिए बहुत खर्चा होता है, उतना पैसा उनके पास है ही नहीं। तो आपको इसी एरिया में, राजस्थान गुजरात बेल्ट में सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चे मिलेंगे। समझ गए ना, दे आर द विक्टिम ऑफ सर्कमस्टेंस, है ना। यही बच्चे अगर केरला में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, बंगाल में हो, शायद उतनी आपको ख़राब अवस्था ना मिले जो इस बेल्ट में आपको मिलती है। चलिए रैप अप करेंगे क्लास को। शुरू करते हैं पैराजंबल सेट से। आराम से देखो, मैंने तो बनाया है, मेरे को आंसर भी पता है इसका, मैंने ही बनाया है। आपको एक बार ट्राई देनी पड़ेगी खुद से अगर आप सीखना चाहते हो तो। आपके हिसाब से किस क्रम में इन चारों को अरेंज किया जाए। वीडियो को पॉज करके ट्राई दे लो, मैं करवाने लगा हूँ, पहले खुद से एक बार खुद से कोशिश करना है ना। कह रहा है जी, एडिशनली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इम्पैक्टेड पल्सेस एंड वेजिटेबल्स। एडिशनली मतलब साथ ही साथ, साथ ही साथ मतलब इस चीज़ के साथ, पहले कोई चीज़ आएगी फिर ये वाला सेंटेंस आएगा। तो ए हमारा पहला सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, इनफैक्ट मैंने बनाया भी नहीं हुआ ए को फर्स्ट सेंटेंस। तो कह रहा है साथ ही साथ जो है बाढ़ और सूखा है, इन्होंने पल्सेस और वेजिटेबल्स को इम्पैक्ट किया डिस्पाइट बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन इन 2023-24, बावजूद बहुत अच्छी क्रॉप प्रोडक्शन के 23-24 के अंदर। इंडियाज़ रैंक ऑफ 105 ऑन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिफ्लेक्ट सिस्टमिक फेलियर्स इन एड्रेसिंग फूड सिक्योरिटी। भारत का 105वां स्थान जो है इस इंडेक्स में हमारे सिस्टम के फेलियर को बताता है खाद्य सुरक्षा को एड्रेस करने का। फूड इन्फ्लेशन इन द कंट्रीज डबल्ड बिटवीन 22 एंड 24। खाने की चीज़ों में महंगाई दुगनी हो गई 22 से 24 के बीच। वर्सनिंग द सिचुएशन फॉर लो इनकम पॉपुलेशन, सिचुएशन को ख़राब करते हुए गरीब लोगों के लिए, लो इनकम पॉपुलेशन के लिए। कह रहा है जहाँ वाइल राइस एंड व्हीट यील्ड सोर्ड, राइस और व्हीट का जो यील्ड है, जो फसल है वो बढ़ा, सोर किया यानी इंक्रीज किया। फूड शॉर्टेजेस परसिस्टेड ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। फूड की शॉर्टेज जो है वो बनी रही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी आर्थिक असमानता की वजह से। क्या बनेगा भाई? देखो, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट चाहिए, सेंटेंस चाहिए, वो बनेगा बी। पहले आप इंडिया और उसके रैंक के बारे में बताओगे, मामला क्या है। तो हमारा रैंक है 5वां, 105वां, और ये बताता है हमारे सिस्टमिक फेलियर को। तो बी से आपका सेंटेंस शुरू होना चाहिए, सी से नहीं हो सकता। फूड इन्फ्लेशन इन द कंट्री, कौन सी कंट्री में डबल हुआ भाई? नाम बताओ कंट्री का। देखो, या तो बी से शुरू हो रहा है या सी से शुरू हो रहा है। सी से शुरू हो नहीं सकता क्योंकि कंट्री जो आपने नाम बताया नहीं, उसको आप सी को फर्स्ट सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो मैं बी से ही मानूँ ना, तो या तो फर्स्ट आंसर है या थर्ड आंसर है। बी के बाद दोनों केसेस में सी आ रहा है, तो बी के बाद सी आएगा ही आएगा। अब हमें चेक करना है ए आएगा सी के बाद या डी आएगा, है ना, यही चेक करना है हमें। देखो, सी के अंदर बताया गया कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ा और गरीब लोगों पे मार डालते हुए। डी में बताया कि व्हीट और राइस की फसल बढ़ी, फूड शॉर्टेजेस फिर भी बढ़ी क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था।
और ए में बताया साथ ही साथ, ध्यान देना इस पे, साथ ही साथ। अरे साथ ही साथ सबसे लास्ट में रखो ना। यहाँ पे लो इनकम पॉपुलेशन की बात हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा, सिचुएशन इनकी ख़राब हुई, और इसी वजह से फूड शॉर्टेज भी जो है परसिस्ट की, बढ़ी रही, वो बनी रही, क्योंकि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी थी, आर्थिक असमानता थी और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था। कह रहे साथ ही साथ पल्सेस और वेजिटेबल्स में भी आपको थोड़ी गिरावट देखने को मिली डिस्पाइट बम्पर प्रोडक्शन के 2023-24 में। और ये बम्पर प्रोडक्शन ऑलरेडी आप डी में बता चुकी हो, वीट एंड राइस की बम्पर प्रोडक्शन जो है हुई है। ठीक है ना। तो बी से इंट्रोडक्टरी, सी आपको बताना ही है, आंसर से इसी से निकल आएगा अपना। सी के बाद डी आएगा, क्योंकि आप इसमें गरीब लोगों की सिचुएशन को और आगे कनेक्ट करोगे, और लास्ट में एडिशनली जो इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो कि बम्पर क्रॉप के बाद में भी सब्जियां और जो है दालों के दाम बढ़े, है ना, इनकी जो क्रॉप जो है वो ख़त्म हो गई। चलिए आंसर बना बी सी डी ए। ईजी बिल्कुल भी नहीं था, सिंपल था, है ना। थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो आंसर निकल जाएगा, लेकिन ईजी नहीं है। इस सेंटेंस का क्या मतलब है, इंडियाज पर कैपिटा इनकम वाज लेस देन 1/4 ऑफ ग्लोबल एवरेज। इस बात से क्या इंप्लाई करना चाह रहा है ऑथर, क्या इशारा करना चाह रहा है? अरे इसे सिंपल सी बात बताया जा रहा है भाई, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसने मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को बेनिफिट नहीं किया है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है लेकिन गरीब आदमी की कुछ नहीं हो रही। गरीब आदमी अभी भी वहीं, वो अपनी 2,000 पर कैपिटा, 13-15 हज़ार रुपये महीना, पूरा परिवार जिसमें खाना भी खाएगा, है ना, सब काम होगा, उसी में फंसा हुआ है। बी अपना आंसर बनेगा इससे। प्राइमरी फोकस इस पैसेज का क्या है, क्या करना चाहता है ये पैसेज? प्राइमरी फोकस ये है, जो सिस्टेमिक फेलियर है भारत का हंगर और मालन्यूट्रिशन को लेकर के, उसको हाईलाइट करना है, एम्फसाइज करना। चलो अब इन क्वेश्चंस के आंसर आपको फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। बीच में है ग्रामर, बीच में है वोकैब, लास्ट में है ग्रामर। खुद से ट्राई देना, वीडियो के नीचे फर्स्ट कमेंट में जाओ, चेक करो पिंड कमेंट से मेरे आंसर से अपने आंसर्स, और आउट ऑफ 9 कितने मार्क्स मिले ज़रूर से बताना। कुछ आपके भी सजेशंस या कुछ ओपिनियंस हो ज़रूर से कमेंट्स में डाला करो, और कोशिश करना इंग्लिश में डालो ताकि आप लिख पाओ, इस पूरे मामले से रिलेटेड, है ना। डालना कमेंट सेक्शन में आप क्या सोचते हैं, क्या लगता है आपको, क्लास कैसी लगी। पूरी देखने वाले बच्चे पीडी लिखें, और सब कुछ इंटरेस्टिंग लगाओ तो पीडीआई लिख करके बताएं कमेंट सेक्शन में। अंटिल देन, कल आपसे लेंगे मुलाकात कल की क्लास में। जिन बच्चों को कोर्सेज की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, यू कैन टेक द बेनिफिट्स ऑफ द कोर्सेज। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, YT ऐप को, आपको राइटिंग का, SSC का और बैंकिंग का, इनफैक्ट UPSC का भी कोर्स मिल जाएगा। अफोर्डेबल कोर्सेज है, मेहनत करना चाहते हैं तो ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा गया है, यू कैन टेक द बेनिफिट। चलिए अंटिल देन साइनिंग आउट।